नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौहान आज आपको कोई डरावनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज की बात किसी की बहू बेटी या बहन की ज़िंदगी की है, जिसमें ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में कितना संघर्ष करना पड़ता है इन लड़कियों को। आखिर क्यों होता है ऐसा बार बार कि बलात्कार करने के बाद भी वो इंसान अपनी ज़िंदगी सही से जी रहा होता है और लड़कियां अपनी ज़िंदगी खो बैठती हैं। आखिर कब तक रहेगा ऐसा? आखिर कब मिलेगा इंसाफ? आपको शायद पता ही होगा कि बंगाल में एक डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया, और खोया ही नहीं, एक दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के लिए उसके साथ यह गंदा और घिनौना काम किया और उसे जान से भी मार डाला। दोस्तों, मैं यहाँ उस डॉक्टर का नाम कृति के नाम से बताने जा रहा हूँ। उसकी आइडेंटिटी को मैं नहीं शेयर करना चाहता, इसलिए कृति के नाम से मैं उसको आपके सामने बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की, जहाँ एक डॉक्टर ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का ये हिस्सा जो उसने और उसके माँ बाप ने मिलकर देखा था, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। रोज़ की तरह हॉस्पिटल में अपनी जॉब कर रही थी कि 8 अगस्त 2024 का दिन, और कृति अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में बैठी थी कि उसकी माँ का फ़ोन आया। रोज़ की तरह जैसे फ़ोन आता है वैसे ही फ़ोन आया कि बेटा तुमने खाना खा लिया, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, वो चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप को तो टेंशन रहती ही है। और कृति अपनी माँ से बात करने के बाद राउंड पर चली गई, ये कह के कि मैं खाना खा लूँगी, एक बार बस पेशेंट्स को देख के आती हूँ। राउंड पर सबको देखकर वो अपने टीम मेंबर्स के साथ खाना खाने चली जाती है। रात के 3 बज जाते हैं और सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं कि कृति को बड़ी थकान महसूस होती है, तो वो कुछ देर आराम करने रेस्ट रूम में चली जाती है, जो कि हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर ही था। 4th फ्लोर यानी डॉक्टर्स को जहाँ पे कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करने चले जाते थे। 3 बजे रात कृति रेस्ट रूम जाती है, लेकिन सुबह के 7:30 बजे तक वापस नहीं आती। ऐसा पहली बार हुआ था कि कृति ने इतने टाइम तक रेस्ट किया हो, नहीं तो वो आधे से 1 घंटे के बाद हमेशा ड्यूटी ज्वाइन कर लेती थी। सबकी शिफ्ट चेंज होती है कि इस एक सिक्योरिटी वाला सभी रूमों को चेक कर रहा होता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग चेंज होती है तो हर कोई अपनी अपनी शिफ्टिंग के लिए पहले अपनी अपनी सारी चीज़ें क्लियर करता है और पहुंच जाता है 4th फ्लोर के रेस्ट रूम की तरफ। जैसे ही उसने रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो उसका दिल दहल गया और उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में सुनाई दी। देखा तो कृति बिना कपड़ों के वहाँ पड़ी हुई थी और कमरे में सारा सामान फैला हुआ था। खून के निशान जगह जगह पर थे और वो अपनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर आए और कृति को टीम के साथ ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए। डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से पता चला कि कृति का बलात्कार हुआ है। बलात्कार का भी एक लास्ट लेवल कि कृति के गले तक की हड्डियां डैमेज कर दी गई। कितना सहा होगा उस कृति ने, हम और आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन सब बातों को जानते हुए भी कुछ डॉक्टरों ने इस बात को दबाने की कोशिश की ताकि हॉस्पिटल की बदनामी ना हो, लेकिन बाद में पुलिस में कंप्लेंट की गई। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां ऐसे ऐसे खून के सैंपल को इकट्ठा करती है। शायद ये दरिंदा पकड़ा जाता अगर 4th फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता, लेकिन वहां पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। लेकिन वारदात के वक्त एक ब्लूटूथ वहां पर गिरा हुआ मिला, जो पुलिस को मिला, जो कि सस्पिशियस था। बस यही था एक सबूत। लेकिन हॉस्पिटल के बाकी सभी जगह पर कैमरे लगे थे, तो पुलिस ने 4th फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों को चेक किया सीसीटीवी कैमरे में, जिसमें रात 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चलाई गई और उसमें देखा कि कम से कम 8 से 10 लोग वहां पर जाते हुए नजर आए। पुलिस ने एक एक करके सबसे पूछताछ की और साथ ही साथ उसके फ़ोन से, यानी कि जो ब्लूटूथ मिला था, उस ब्लूटूथ को ऑन रखने के लिए
फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कराया गया हर एक बंदे से जब पूछताछ हो रही थी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब भी हम ब्लूटूथ ऑन करके रख देते हैं तो बहुत ईज़िली जब वो फ़ोन अटैच होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और वही चीज़ है जो बिल्कुल सामने आई और ये हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। एक संजय नाम के बंदे का ब्लूटूथ ऑन हो गया उसके मोबाइल से, और जिससे पता चला कि क्राइम सीन पर जो ब्लूटूथ मिला था वो इस संजय नाम के लड़के का ही था। पूछताछ से पता चला कि वो एक सिविल वॉलेंटियर था। सिविल वॉलेंटियर वो लोग होते हैं जो ब्लू कलर की ड्रेस में खड़े होते हैं, यानी कि आपने कहीं पे देखा भी होगा जो ब्लू कलर की ड्रेस में जहाँ पे कहीं ज़्यादा क्राउड हो जाता है, उस क्राउड को हटाने के लिए वो वहाँ पे खड़े होते हैं। ये पुलिस के अंडर ही काम करते हैं लेकिन छोटे लेवल पर। अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था। अब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है लेकिन संजय काफ़ी नशे में होता है और कुछ बताता ही नहीं है। पुलिस की एक टीम संजय के घर जाती है और वहाँ देखती है तो संजय के जूते पर खून के धब्बे यानी कि निशान, और बाहर देखती है तो उसके कुछ कपड़े सूख रहे होते हैं जो कि उस रात के ही होते हैं। यानी कि संजय अपने गुनाह को मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उन कपड़ों को पहचान लिया था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो कपड़े वही नज़र आ रहे थे जो सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की तरफ एक बंदा पहन के गया था। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था। संजय को पुलिस स्टेशन में लाया गया लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा था क्योंकि संजय के जूते पर लगे खून का भी टेस्ट करवाया और कृति के खून से मैच हो जाता है और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। सभी दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद पता चलता है कि संजय उस रात काफ़ी नशे की हालत में था और रात को 11 बजे हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि संजय उसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करता है, तो उसे हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता था कि कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है और कहाँ पे नहीं। इसलिए वो वहीं पे हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पे सो जाता है। वो नीचे नहीं आता, उसे ये डर होता है कि कहीं उसकी इस वजह से नौकरी ना चली जाए। रात को 3 बजे संजय की आंख खुलती है और कृति को वहाँ आते हुए देखता है। कृति को देखकर उसका ईमान खराब हो जाता है और उसकी नज़रों में एक हवस भर जाती है और उसके दिमाग में अलग सी गंदगी चलने लग जाती है। वो 4th फ्लोर पर चक्कर लगाने लग जाता है और देखता है कि कहीं कोई इस फ्लोर पर आ तो नहीं रहा। ये सब देखकर संजय उस रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और 4 बजे उस कमरे में एंटर कर जाता है और 5 बजे के बाद रूम से बाहर आता है। लेकिन इस 1 घंटे तक कृति ने कितना कुछ सहा होगा ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उनके माँ बाप जिन्होंने उसे डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पर क्यों हुआ ये ऐसा? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा दोस्तों? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? संविधान में बलात्कार की सज़ा फांसी के होने के बाद भी क्यों गुनहगार आज़ाद घूमते हैं? अगर मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जहां बलात्कारियों को सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और तो और आज की डेट में यूपी में बहुत कम केस ऐसे हैं जहां माँ बेटी बहन से जुड़ी ऐसी घिनौनी वारदात आई हो। मैं ये भी जानता हूं कि ये एकदम से नहीं बदल पाएगा, मगर हमें और आपको एक कदम बढ़ाना ही होगा ताकि आने वाली जनरेशन उज्जवल हो सके और हमारा देश भारत आसमान की ऊंचाइयों में हो। लेकिन इसकी शुरुआत हमें दूसरे से नहीं, हमें खुद से करनी होगी, क्योंकि पहले हमें अपनी नज़र को साफ करना होगा, तभी इस गंदगी को हम साफ कर पाएंगे। अपनी बहन को बहन ना मानकर दूसरे की बहनों को भी वही बहन का दर्जा देना होगा, तभी कुछ बदलाव आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इस वीडियो से आपके मन में थोड़ा सा भी एहसास हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।